इसमें हमने इंडियन पॉलिटी का पार्ट स्टार्ट किया था और आज हम करेंगे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी है तो आपको कुछ चीज़ें पता होगी, अगर नहीं देखी तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप या तो वीडियोस देख लो या आप कहीं से भी एक बार एक्ट्स के गो थ्रू हो जाओ, सो दैट कि आपको छोटी छोटी चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। 1919 में इंडिया में मिस्टर E.S. मोंटेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और वाइसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, और इन दोनों ने मिलकर एक प्रपोजल तैयार किया। उस प्रपोजल का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, और इसमें इन्होंने कौन कौन से काम किए वो हम देखते हैं। इन्होंने एक तो सबसे पहले हाई कमिश्नर का ऑफिस बनाया था इंडिया के लिए लंदन में। ठीक है, और कुछ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के काम हाई कमिश्नर को दे दिए। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया। ठीक है, और फाइनली 1926 में इन्होंने 1926 में ठीक है इन्होंने एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जो कि सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करता था। ठीक है, ये इन्होंने एक काम किया। अब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन आज की डेट में क्या है, यूपीएससी। ठीक है, जो कि सिविल सर्वेंट का सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जिसके अंदर आईएएस आईपीएस बहुत सारी पोस्टें आती है। आप लोग जिसकी तैयारी कर रहे हो उसका आपको पता ही होगा। ठीक है, ये क्या कब बना था, ये 1926 में। ठीक है, और स्टैब्लिश कब वो किन्होंने किया था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के अंडर स्टैब्लिश हुआ था पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। और इस टाइम पे इन्होंने क्या किया, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई प्रोविंसेस में। ठीक है, प्रोविंसेस में अलग से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की जो कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंसेस का देखेगी। ठीक है, और उस डिवाइस का नाम क्या रखा, डायआर्की। ठीक है, और ड्यूल गवर्नमेंट। अब ड्यूल बोर्ड से ही आपको पता चलता होगा, ड्यूल मींस टू। ठीक है, मतलब दो गवर्नमेंट बना दी, एक सेंटर में होएगी और एक प्रोविंसेस में होएगी। ठीक है, प्रोविंसेस का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ प्रोविंसेस कौन थे, जैसे आज की डेट में स्टेट्स है। ठीक है, उस टाइम पे भी ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करने के लिए छोटे छोटे प्रोविंसेस बना रखे थे। ठीक है, और 1919 में इन्होंने एक नया डिवाइस लेकर आए डायआर्की का, जिसको ड्यूल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। मतलब कि प्रोविंसेस में अब अलग से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी और सेंटर में अलग से गवर्नमेंट होगी। ठीक है, बट ओवरऑल जो कंट्रोल है सारा वो सेंटर के पास ही रहेगा। ठीक है, और इस टाइम पे फर्स्ट टाइम जो इंडियन वुमेन है उसको भी वोटिंग राइट मिला था। ठीक है, इस एक्ट के अंडर। ठीक है, और उस टाइम पे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे। ठीक है, 1919 के एक्ट के अंडर फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन को वोटिंग राइट मिला था। ठीक है, याद रखनी है ये चीजें। और अब जो सब्जेक्ट थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो सब्जेक्ट थे उनको इन्होंने टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक सेंट्रल सब्जेक्ट और दूसरे थे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। ठीक है, क्योंकि अब डायआर्की ले आए तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स भी अलग अलग कर दिए इन्होंने, एक सेंटर वाले और एक प्रोविंसेस के। ठीक है, आज की डेट में है ना लिस्ट है, 3 लिस्ट है। कौन कौन सी लिस्ट है 3 बताओगे कमेंट बॉक्स में। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ, आगे हम पढ़ेंगे, वो भी 7th शेड्यूल में है। 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो खैर उस टॉपिक में अभी नहीं जाएंगे, जब आएगा तब उसको एक्सप्लेन करूंगी मैं। अभी के लिए हम यहीं पे काम करते हैं। ठीक है, 2 कैटेगरीज में सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए, एक सेंट्रल और एक प्रोविंशियल। ठीक है, अब जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स है, सेंट्रल सब्जेक्ट्स को कौन कंट्रोल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये वर्ड से क्लियर होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल सब्जेक्ट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी। ठीक है, अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को इन्होंने आगे डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। ठीक है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को कौन कौन से, एक तो आ गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, दूसरे आगे रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ठीक है, 2 पार्ट्स में प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, उनको कौन एडमिनिस्टर करेगा, गवर्नर। ठीक है, गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में उस टाइम पे कितने मेंबर हुआ करते थे, अप्रोक्सीमेटली जो 70% मेंबर थे वो इलेक्टेड हुआ करते थे। ठीक है,
तो गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को। और जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको कौन एडमिनिस्टर करेगा? गवर्नर ही एडमिनिस्टर करेगा, ठीक है, बट अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हेल्प से, ठीक है, और उसमें लेजिस्लेचर का कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है, लेजिस्लेचर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल था, अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हेल्प से वो एडमिनिस्टर करेगा रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स को, ठीक है। अब the previous control over the provinces in administrative, legislative and financial matters was relaxed, ठीक है। अब पहले क्या होता था, ठीक है, प्रोविंसेस का सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता था, ठीक है। अब जैसे एक प्रोविंस है, ठीक है, प्रोविंसेस का जो भी कंट्रोल था पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता था, ठीक है, बट अब इन्होंने क्या कर दिया, अब इन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल कम कर दिया सेंटर का, ठीक है। जो प्रोविंसेस के एडमिनिस्ट्रेशन में, लेजिस्लेशन में या फाइनेंशियल मैटर्स में सेंटर का दखल अंदाजी कम हो जाएगी और प्रोविंसेस की थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स कर दिया, कम कर दी, ठीक है। अब जो रेवेन्यू के सोर्सेस थे, ठीक है, उसको भी आगे इन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, प्रोविंसेस में अलग से कर दिया और सेंट्रल में अलग कर दिया, ठीक है, दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया रेवेन्यू के सोर्सेस को भी। क्यों डिवाइड किया था? So that the provinces could run the administration with the revenue raised by the provinces themselves, ठीक है। क्यों डिवाइड किया था? So that कि जो provinces है वो अपने रेवेन्यू से अपने स्टेट को एडमिनिस्टर करे, ठीक है। प्रोविंसेस अपने रेवेन्यू से जो भी वो अपने टैक्सेस वगैरह इकट्ठे करते हैं ना, प्रोविंसेस का रेवेन्यू कहां से आएगा? जो प्रोविंसेस से वो टैक्स वगैरह इकट्ठे करते हैं, ठीक है, उससे ही वो अपने प्रोविंसेस का सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारा खर्चा चलाए, ठीक है। द प्रोविंशियल बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट, ठीक है। अब प्रोविंसेस बजट को, जो प्रोविंस का था उसको भी उन्होंने सेंट्रल बजट से अलग कर दिया, ठीक है, दोनों अलग अलग बजट दो बनने लग गए अब, ठीक है। द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाज एम्पावर्ड टू प्रेजेंट इट्स ओन बजट एंड लेवाई इट्स ओन टैक्सेस रिलेटिंग टू द प्रोविंशियल सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था, अब उसके पास पावर आ गई, ठीक है, कि वो अपना बजट प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, अपने टैक्सेस लगा सकता है, अपने जो भी प्रोविंशियल सोर्सेस है, ठीक है, अपने सोर्सेस पे, जैसे कि कौन कौन से सोर्सेस होते हैं प्रोविंसेस के, ठीक है, कोई भी हो सकता है ना, लैंड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, जो भी होते हैं, ठीक है, वो टैक्स अपनी स्टेट में लगा सकता है, अपने प्रोविंस में लगा सकते हैं और उसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और अपने जो भी खर्चे हैं चला सकती है स्टेट, ठीक है। अब आगे क्या हुआ? The central legislature retained power to legislate for the whole country on any subject. अब फिर भी सेंटर के पास अब इस टाइम पे भी इतनी पावर है कि वो पूरे कंट्री पे किसी भी सब्जेक्ट पे वो लॉ बना सकती है, पूरी कंट्री के किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ सेंटर बना सकती है, सेंटर के पास अभी भी पावर है, ठीक है। The control of viceroy over provincial legislation was retained by providing that a provincial bill, even though assented by the governor, would become law only when assented to also by the viceroy, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब कहीं भी प्रोविंस में कोई बिल पास होगा, ठीक है, बिल पास होके किसके पास जाएगा? गवर्नर के पास जाएगा, ठीक है। गवर्नर चाहे तो उसको किसके पास भेज सकता है? वाइसरॉय के पास, ठीक है। अब अगर वाइसरॉय ने असेंट दे दिया अपना बिल को लेकर, ठीक है, तो वो बिल ऑटोमेटिकली लॉ बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि वाइसरॉय के पास ओवरराइडिंग पावर्स है बिल को लेकर, प्रोविंशियल बिल को लेकर, ठीक है। अगर वाइसरॉय ने किसी भी प्रोविंशियल बिल पे अपना असेंट दे दिया तो वो बिल लॉ बन जाएगा, ठीक है। उससे पहले गवर्नर ने अपना असेंट दिया है नहीं दिया वो चीज मैटर नहीं करेगी, अगर वाइसरॉय का असेंट मिल गया तो वो बिल लॉ बनेगा ही बनेगा डेफिनेटली, ठीक है। द गवर्नर वाज एम्पावर्ड टू रिजर्व ए बिल फॉर consideration of the viceroy if it was relating to some specific matter, ठीक है। अगेन वही चीज आ गई, ठीक है। अब गवर्नर के पास ये पावर है कि अगर किसी स्पेसिफिक मैटर को लेकर कोई बिल है तो वो वाइसरॉय के लिए रिजर्व कर सकता है उस बिल को, ठीक है। बिल की भी स्टेजेस होती है ना बिल पास होने की, पहले तो जो भी प्रोविंसेस का जो भी लेजिस्लेचर है वहां पे बिल पास होएगा, ठीक है, वहां पे बिल पास होके जाएगा गवर्नर के पास, ठीक है। अगर गवर्नर ने बिल पास कर दिया, ठीक है, तो वो लॉ बन जाएगा, ठीक है। बट इन केस कोई मैटर है, कुछ स्पेसिफिक मैटर है, ठीक है, तो वो बिल गवर्नर को आगे वाइसरॉय को भेजना पड़ेगा, तो वाइसरॉय अब उस पे फिर अपना असेंट देगा, फिर उसके बाद वो बिल लॉ बनेगा,
ठीक है। अब आगे स्टेजेस ऑफ बिल आएगा, हम आगे हमारी जो इंडियन पॉलिटी है उसमें हम पढ़ेंगे, तो वहां पे हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आई तो डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे ये चीजें, राइट। The Viceroy in Council continue to remain responsible only to the British Parliament through the Secretary of State for India, ठीक है। अब जो वाइसरॉय है, ठीक है, इंडिया में यहाँ पे वाइसरॉय बैठा है, ठीक है, इसके ऊपर कौन बैठा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो आगे किसको रिस्पॉन्सिबल है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ठीक है। एक हायरार्की बनी हुई है इनकी, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको, अब फिर से बता रही हूँ, ठीक है। सबसे ऊपर कौन था, सुप्रीम ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके नीचे आता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, उसके नीचे आता है वाइसरॉय, ठीक है। एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे नहीं वाइसरॉय अपनी मर्जी से काम करेगा, जो भी काम करेगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट को उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरल, ठीक है। अब इस टाइम पे फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेचर इन्होंने बाइकैमरल बना दिया। बाइकैमरल मींस अब इसके दो हाउसेस होंगे, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, ठीक है। बाइकैमरल मींस टू हाउसेस, ठीक है। आज की डेट में भी हमारा जो पार्लियामेंट है बाइकैमरल है, ठीक है, दो हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो अपर हाउस है उसको क्या बोलते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट, और उसमें टोटल 60 मेंबर से आउट ऑफ 60 34 इलेक्टेड हुआ करते थे, ठीक है। और जो लोअर हाउस था उसका नाम था लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और इसमें टोटल 144 मेंबर हुआ करते थे, उसमें से 104 इलेक्टेड हुआ करते थे, ठीक है। अब जो इलेक्टोरेट्स थे, ठीक है, उनको कम्युनल एंड सेक्शनल बेसिस पे ये अलग अलग अरेंज करते थे, ठीक है। अब ये जो हमने कम्युनल वाली बात अभी बाकी है ना यहाँ पे कम्युनल वर्ड, ठीक है, ये कब आया था, ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में लिख कर आए थे, ठीक है। तो मॉर्ले मिंटो को क्या बोला जाता है, लॉर्ड मिंटो को, सॉरी, ठीक है, लॉर्ड मिंटो को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं, ठीक है, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। The Viceroy's overriding power in respect of central legislature were retained as follow, ठीक है। अब वाइसराय की कुछ बिल को लेकर, सेंट्रल लेजिस्लेशन को लेकर कुछ ओवरराइडिंग पावर थी, कौन कौन सी थी उसको हम देखते हैं वन बाय वन। His prior sanction was required to introduce bills relating to certain matters, ठीक है, कुछ चीजों को लेकर, ठीक है, वाइसराय की प्रायर परमिशन की जरूरत पड़ती थी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। कोई भी बिल आया है, ठीक है, अब उसको अगर लेजिस्लेचर में, किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में या काउंसिल ऑफ स्टेट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको इंट्रोड्यूस कराना है बिल को, तो कुछ मैटर्स ऐसे होते थे कि उसके लिए हमें प्रायर अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी वाइसराय के, ठीक है। He had the power to veto or reserve for consideration of the crown any bill passed by Indian legislature. अब उसके पास एक विटो पावर हुआ करती थी, ठीक है। अब विटो पावर्स क्या होती है, आगे हम सिलेबस में पढ़ेंगे प्रेसिडेंट की विटो पावर्स, तो वहां पे मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करूंगी कि कितने टाइप्स की विटो होती है और उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम इतना ही पढ़ेंगे कि उसके पास एक विटो पावर होती है और उसके अंदर वो क्या कर सकता है, वो किसी भी बिल को क्राउन के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है। अगर कोई भी बिल इंडियन लेजिस्लेचर में पास हुआ तो वो उसको आगे क्राउन की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है, ठीक है। He had the converse power of certifying bill or any grant refused by the legislature, ठीक है। अगर कोई भी बिल, ठीक है, कोई भी ग्रांट है अगर उसने रिफ्यूज करना है या कोई भी बिल है, ठीक है, उसके पास उसको लेकर कन्वर्स पावर्स थी, ठीक है, पावर होती थी, ठीक है। और वो बिल को वापस फिर से पार्लियामेंट में भेज सकता था, किसी भी असेंबली में या कहीं पे भी, ठीक है, पार्लियामेंट में वो बिल को वापस भेज सकता था अगर उसको बिल में कुछ लगता था कि नहीं बिल सही नहीं है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वो बिल को पास ही करेगा, तो वो उसको रिफ्यूज भी कर सकता था बिल को, ठीक है। ही कुड मेक ऑर्डिनेंसेस इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी की होती थी तो वो ऑर्डिनेंस बना सकता था, ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, बिना किसी कोई भी बिल बिना किसी भी असेंबली में या काउंसिल में पास हुए अपने आप से बिल लॉ बनाना, कोई भी लॉ बनाना अपने आप से, ठीक है। सपोज कोई भी हाउस पार्लियामेंट में नहीं है, पार्लियामेंट काम ही नहीं कर रही, तो वाइसराय के पास पावर होती थी कि वो अपने आप से कोई लॉ बना सकता है, ठीक है। आगे उसमें भी कंडीशंस होती थी, वो हम आगे जब प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ेंगे ना, ऑर्डिनेंस पावर्स, उसमें पूरा डिटेल में आएगा। फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखो कि उसके पास एक ऑर्डिनेंस पावर होती थी इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी।
ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो नेक्स्ट हम करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।